A chain of mass m in length L lies on a horizontal surface. A chain of mass m in length L lies on a horizontal surface. What fraction of the length of chain can overhang? What fraction of the length of chain can overhang from edge of the table without sliding down? What fraction of length of the chain can overhang from edge of the table without sliding down? से हमें ऐसे दिया है ऐसे एक चेन है जो टेबल के एज से हैंग कर रही है टोटल इसका मास हमें गिवन है किस चेन का टोटल मास m है और टोटल लेंथ l है हमने बताना है ये कितना पार्ट हैंग कर सकता है विदाउट स्लाइडिंग डाउन बिकॉज अगर स्मॉल l की वैल्यू बढ़ेगी तो एक स्टेज आएगी जब ये चेन पूरी स्लाइड करके नीचे गिर जाएगी अब टेबल के एज से अगर एक चेन को हैंग करते हो तो धीरे धीरे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाओगे एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पूरी स्लाइड करके नीचे गिर जाएगी अपने आप ही हमने बताना है मैक्सिमम कितना हैंग कर सकती है बिना नीचे गिरे and we are given that coefficient of friction last में लिख लो क्वेश्चन के coefficient of friction between table and chain is mu coefficient of friction between table and chain is mu कैसे करें इसको सर क्वेश्चन सबको समझ में आया सर वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो हम उसको इक्वेट करके इक्वेशंस में सॉल्व कर सकते हैं नहीं मेरे को ये बताओ अगर ये चेन ऐसे हैंग कर रही है तो किस फोर्स के कारण इसको स्लाइड करना है सर ये जो नीचे चेन एल लेंथ लगा रही है जो ओवरहैंगिंग पार्ट है उसका वेट के कारण यस सिर्फ इसके वेट के कारण ही स्लाइड करेगी बिकॉज इसका वेट तो बैलेंस्ड है नॉर्मल रिएक्शन से यस सर तो इस वेट के कारण इसने स्लाइड करना है इसका वेट लेट इट बी m1 तो डाउनवर्ड फोर्स होगी m1 जी कौन सी फोर्स है जो इसको अपोज कर रही है टेबल पे जो पार्ट है इस पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी अगर ये नीचे स्लाइड करने की कोशिश करेगा ये पार्ट इधर आएगा तो जो टेबल के ऊपर पार्ट है इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी लेफ्ट साइड F और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा मैक्सिमम कितनी हो सकती है ये सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू सर उसका जितना मास है इनटू ग्रेविटी तो वी कैन से इसका मास m2 है तो म्यू m2 जी ये स्लाइड तभी करेगी अगर m1 जी की वैल्यू म्यू m2 जी से ज्यादा हो जाएगी जो फोर्स पुल कर रही है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए जो अपोज कर रही है उससे so we say chain will slide if weight of the overhanging part is more than frictional force acting on the part which is lying on the table so यहां से हम आंसर निकाल लेंगे so you can write the concept first डायग्राम बना लो ये so you can read as shown in the figure as shown in the figure Excuse me, sir. हाँ जी So M2 is the weight of table. कौन सा मास M2. m2 is weight of the chain which is lying on the table
M1G जो हैंग कर रहा है उसका वेट है, M2G जो टेबल पे चेन का मास वेट है वो है. Second Yes, right, as shown in the figure, the chain will slide down if weight of overhanging part is more than frictional force which acts on chain lying on the table. We say if L is total length and M is total mass. मास ऑफ ओवरहैंगिंग पार्ट कितना हो जाएगा? सिर्फ जो हैंग कर रहा है उसका मास कितना है? यूनिटरी मेथड M1. M1 की वैल्यू ना M by L into small l. Weight of overhanging part सर वो G M by L L G हो जाएगा. से M1 और ये G. जो टेबल पे भी कितनी लेंथ बची? अगर L हैंग कर रही है तो दिस इज L minus small इसका मास कितना हो जाएगा? M by L L minus small. M2 फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो जाएगी? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन सर इसको म्यू से मल्टीप्लाई करके दो और G से मल्टीप्लाई. chain will slide if maximum overhanging length. This is the fraction of chain which can hang. Fraction means length of chain which can hang divided by total length. Length of chain which can hang divided by total length is the fraction of length which can overhang. देखो ये समझ में आया या नहीं आया? Yes sir. so हाँ जी. सर आपने जो मास ऑफ ओवरहैंगिंग पार्ट और वेट ऑफ चेन ऑन टेबल जो वो वैल्यूज निकाली है वो कैसे कंसीडर किए आपने? मैं आपको बोलूँ अगर मेरे पास एक चेन है जिसकी लेंथ L है और मास M है, तो अगर लेंथ L है तो मास कितना होगा? कैसे निकालते थे आप? आपको 7th 8th में कभी सिखाया होगा यूनिटरी मेथड. M by L into small l. तो वही तो किया मैंने.
अब देखो यही तो निकाली थी मैंने वैल्यू m/l into small l. Next to right. Excuse me, sir. जी बोलो. So can you share the code? क्या करना था? So display board का code. ब्रॉडकास्ट करूं? Yes, sir. कर लिया नोट 582334. Yes, sir. Next to right. A body is made to slide down. A smooth inclined surface. A body is made to slide down smooth inclined surface of inclination 45 degree. A body is made to slide down a smooth inclined surface of inclination 45 degree, and it reaches the base in time t. But if the same surface is rough, it reaches the base of inclined plane in time 2t. Find coefficient of friction for rough surface. Find coefficient of friction for rough surface. हमें ऐसे दिया दो inclined surface है, एक रफ एक स्मूथ. एक बॉडी A से B तक ट्रैवल करती है, ये स्मूथ सरफेस है, और उसको A से B आने में टाइम लगता है T. अगर रफ सरफेस है तो टाइम टेकन इज डबल 2t. तो हमने बताना है रफ सरफेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है. रफ सरफेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? एक एक चीज करते हैं. दोनों में इनिशियल स्पीड सेम है, हमने ऊपर से रिलीज किया. दोनों ब्लॉक्स को मैंने यहां से रिलीज किया ए से, उनकी इनिशियल स्पीड 0 थी. दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया या डिफरेंट? अगर आइडेंटिकल इंक्लाइन प्लेन है तो सर सेम. डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम है. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम है. डिफरेंस क्या है रफ और स्मूथ सरफेस में? एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन ज्यादा किस केस में होगी? सर स्मूथ. स्मूथ सरफेस में. बेसिकली अगर u 0 है तो काइनेमैटिक्स सेज दैट s is equals to हाफ v2 स्क्वायर.
और t is under root 2s by a. s तो सेम है, तो बेसिकली डिफरेंस तो सिर्फ a का ही है. हमें दिया इस केस में 2s by a1 की वैल्यू आती है t. इधर एक्सेलरेशन अगर a2 है तो 2s by under root 2s by a2 की वैल्यू आती है 2t. तो हमने बताना है म्यू कितना. अगर मैं इधर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फोर्सेस मार्क करें, दिस इज mg. ये कौन सा कंपोनेंट, mg sin mg cos, mg sin mg sin 45. दिस इज mg cos 45. ये नॉर्मल रिएक्शन. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड a to b डाउनवर्ड या पैरेलल टू इंक्लाइन. पैरेलल टू इंक्लाइन, मतलब वही वाली है पैरेलल टू इंक्लाइन फोर्स कौन सी लग रही है इस केस में, mg sin theta. 45 mg sin थीटा. फोर्स mg sin थीटा, तो एक्सेलरेशन और फोर्स में रिलेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज फोर्स ओवर मास. फोर्स अगर mg sin 45 है तो एक्सेलरेशन विल बी, इसको मास से डिवाइड कर देते हैं, g sin 45. वैसे अगर मैं इधर डायग्राम बनाता, तीन फोर्सेस तो सेम ही रहनी है, mg cos 45, mg sin 45, नॉर्मल रिएक्शन R. फ्रिक्शनल फोर्स कितनी, म्यू आर, और R किसके इक्वल है, mg cos mg 45 cos 45. तो नेट फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितनी होगी, mg sin 45 minus umg cos 45. mg sin 45 माइनस म्यू mg cos 45. एक्सेलरेशन कितनी हो गई, ये इज इक्वल्स टू कितना मास है उसका, M? m into a ले लो. तो एक्सेलरेशन कितनी फिर, वो एक्सेलरेशन में जो आपकी sin 45 माइनस म्यू g cos 45. इधर अगर मैं फोर्स लेता हूं पैरेलल टू इंक्लाइन, दैट इज mg sin 45, acceleration is g sin 45, force over mass. Time taken is t, मतलब 2s upon g sin 45. इधर net force parallel to incline is acceleration is force upon mass, means g sin 45 minus mu g cos 45. Time taken is 2t. 2t is अगर मैं फर्स्ट से t की वैल्यू सेकेंड में इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं, इसको फर्दर सॉल्व कर दो. sir 0.75 है mu की वैल्यू. देखो नहीं आ रहा समझ तो कोई स्टेप, इसमें देखो कोई भी डाउट है तो next numerically write. A bar of mass m is resting on
smooth horizontal plane. A bar of mass m is resting on a smooth horizontal plane, starts moving due to force F is equals to mg by 3. Starts moving due to a force F is equal to mg by 3 of constant magnitude. Starts moving due to constant force of magnitude mg by 3 in the process of rectilinear motion. In the process of rectilinear motion, angle theta between direction of this force and horizontal varies as theta is equals to alpha s, where alpha is constant and s is distance traveled. Find velocity of bar as a function of angle theta. हमें ये दिया, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है जिसका मास m है. मैंने इस पे एक फोर्स लगाई है ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. But this force acts at an angle theta. And this theta varies as alpha s. जैसे जैसे आगे जाएगा तो ये थीटा बढ़ता जा रहा है, s बढ़ रहा है तो थीटा भी बढ़ रहा है, अल्फा इज कांस्टेंट. हमने इसकी वेलोसिटी बतानी है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. क्वेश्चन देखो पहले, सबको समझ आया? हम एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, तो वो आगे ट्रैवल करना शुरू करती है. हमने वेलोसिटी बतानी है एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा. पहले ट्राई करो, नहीं तो मैं बताता हूँ. जस्ट मेक द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, फाइंड एक्सेलरेशन. किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा और किस फोर्स के कारण करेगा? F cos theta के कारण करेगा right hand side. Right action. So we say it accelerates to the right. एक्सेलरेशन कितनी होगी अगर फोर्स पता है हमारे को तो? F cos थीटा में m. ठीक है यहां तक? F की वैल्यू mg by 3. तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? मैं काइनेमैटिक्स की इक्वेशन लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता? नहीं, क्यों नहीं? थीटा चेंज नहीं हो रहा, तो क्योंकि उससे क्या होगा? एक्सेलरेशन वेरिएबल है. एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो कैसे सॉल्व करते हैं? काइनेमैटिक्स में सीखा है आपने, एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो कैसे सॉल्व करना है? वो कर दो क्या आप, इंटीग्रेट कर दो वेलोसिटी निकालने के लिए. कैसे कर दूं? यहाँ पे थीटा एस है, इधर डीवी बाई डी टी है. ठीक से बताओ ना, पेपर में मैंने साथ थोड़ी जाना है. ये इंटीग्रेट आप कैसे कर लोगे इसको, बोलो जरा.
सर तो मैं साइन वैल्यू निकाल के थीटा फाइंड कर। यार चुप, कुछ याद नहीं रखते आप लोग। dv by dt को लिखो v dv by ds, वेरिएबल सेम करना पड़ता है। इधर s है तो इधर भी मैं s ले आया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, हो गया सॉल्व बस। इसकी इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 g बाय 3 cos अल्फा। इसकी इंटीग्रेशन बोलो जल्दी से। सर इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता दो cos थीटा की या फिर cos fx की इंटीग्रेशन क्या होती है? मैंने तो एक्स्ट्रा फॉर्मूला इसीलिए कराए भी नहीं थे कि आप भूल जाओगे, तो जितने कराए थे उतने तो याद रख सकते हो ना। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई हमारे पास। v is equal to 2g by 3 alpha sin alpha s। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना था बिकॉज एक्सेलरेशन वेरिएबल है, इसलिए हम काइनेमैटिक्स की इक्वेशन नहीं लगा सकते। हमें बिना काइनेमैटिक्स की इक्वेशन के इसको सॉल्व करना था। और हमने वेरिएबल एक्सेलरेशन का किया हुआ था कि अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो उसको v dv by dt लिख देते हैं। नेक्स्ट टू राइट। सर एक मिनट ये नो। कर लो ना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two blocks, 2 kg and 4 kg are placed on frictionless surface as shown in figure. Two blocks 2 kg and 4 kg are placed on frictionless surface as shown in figure. Coefficient of friction between the two blocks. Coefficient of friction between the two blocks is 0.5. Coefficient of friction between the two blocks is 0.5. Find the maximum value of f for which two blocks will move together. Find the maximum value of f for which the two blocks will move together. दोनों ब्लॉक्स के बीच में म्यू दिया है 0.5, ये फ्रिक्शनलेस है, ग्राउंड के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो हम f की मैक्सिमम कितनी वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं सो दैट ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करें। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f so that blocks move together.
मतलब इनमें रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज फोकस ऑन द ब्लॉक जिस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। जिस पे हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई उसकी जो भी मूवमेंट है दैट इज ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। उस पे और कोई फोर्स नहीं लग रही जो उसको मूव करा सकती है। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फोर kg पे मैंने फोर्स लगाई, कोई भी है 2 kg इसकी मोशन को अपोज करेगा। और जो 2 kg है इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है। मतलब वर्टिकल फोर्सेस मार्क करो ना करो, इट हार्डली मैटर्स, इसका कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ही चाहिए बिकॉज मूवमेंट विल बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली। 2 kg ने मूव करना है सिर्फ फ्रिक्शन के कारण। तो 2 kg पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग सकती है? 10 न्यूटन। इस पे मैक्सिमम यही फोर्स लग सकती है, तो इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है? 5 मीटर। टोटल मास कितना है? 6 मैक्सिमम 30 न्यूटन लगा सकते हो तो एक साथ मूव करेंगे। इससे ज्यादा लगाओगे तो इनकी एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगी। कैसे? मान लो मैंने 31 न्यूटन फोर्स लगाई, मैंने इस पे 31 न्यूटन फोर्स लगाई। फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जो दोनों ब्लॉक्स में है? 10 न्यूटन। नीचे वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स कितनी हो गई? 21 इसका मास कितना है? 4 तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी आई? 5.25 5.2। ऊपर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी आई? 5 मतलब इन दोनों की एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी। 30 न्यूटन तक ये एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे थे, 30 न्यूटन के बाद इनकी एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाएगी बिकॉज नीचे वाले की एक्सेलरेशन बढ़ती रहेगी जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे। अगर मैं आपसे बोलता कि मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, अगर ये फोर्स 10 न्यूटन है, ये एफ, ये एफ, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? सर पूरे सिस्टम की 14। मेरे को 4 की बता दो। सर 10 न्यूटन माइनस ये जो आपने एफ लगाई है डिवाइडेड बाय तो एफ कितना है? एफ कितना है? ऊपर वाला केस सेम ही है, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह वैल्यूज मेरे को एफ की वैल्यू बताओ। यहाँ पे मेरे साथ ना कहानियां ना डाला करो, हिस्ट्री की क्लास नहीं है, सीधा सीधा आंसर 10 बताओ एफ की न्यूटन। वैल्यू क्या है?
10 न्यूटन। अगर ये 10 न्यूटन होगी 4 kg वाला ब्लॉक मूव करेगा कभी? नो सर। तो फिर 10 न्यूटन कैसे है? अपने आंसर को सोचा तो करो पहले। अगर मैंने F को भी 10 कर दिया, 10 माइनस 10 0 हो गया, मतलब ये मूव नहीं करेगा, ऊपर वाला मूव करेगा। ऐसे कभी देखा है लाइफ में कि नीचे वाले ब्लॉक को खींचा, ऊपर वाला चल रहा है, नीचे वाला रुका हुआ है? कौन सी साइंस है ये? मैं अगर इसको 10 ले लेता हूं तो आपने नीचे वाले ब्लॉक पे तो नेट फोर्स 0 कर दी, ऊपर वाले पे 10 न्यूटन है, तो ऊपर वाला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रहा है, नीचे वाला खड़ा है, फोर्स आप नीचे लगा रहे थे। सही से बताओ मेरे को, F की वैल्यू कितनी होगी? F की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक इन्होंने एक साथ मूव करना था। अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक की इक्वेशन लिखूं तो क्या बनेगी? 10 माइनस एफ इज इक्वल्स टू 4 है। ऊपर वाले ब्लॉक की ऐड कर दे तो क्या आ गया? तो ए कितना आ गया? 10/6। ए अगर 10/6 है तो एफ कितना है? ए अगर 5/3 है तो एफ इज 2a, मतलब 10/3 न्यूटन। वो तो पेपर में कुछ भी पूछ लेंगे आपसे। इसका चलो एक पार्ट और लिखो। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स if F is equal to 36 Newton. Find acceleration of both the blocks if F is equal to 36 Newton. Find acceleration of both the blocks if F is equal to 36 Newton. F 36 Newton है अगर एक्सटर्नल फोर्स, तो दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन कितनी है? Find acceleration of both the blocks. क्या है आंसर? सर ए की 6.5 और बी की 2 kg वाले की 5 मीटर पर सेकंड। बिकॉज 30 तक एक साथ मूव करना था। अब मैंने 36 न्यूटन फोर्स लगाई, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? सर 6 kg पे 2 फोर्स, 4 kg पे 2 फोर्स। 36 मैंने लगाई, फ्रिक्शनल फोर्स 10 है, और 2 kg पे तो एक ही फोर्स लग रही है 10, यस। तो इसकी एक्सेलरेशन 26/4। फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Find range of force.
two blocks to move together. मैं डेटा ज्यादा चेंज नहीं करता. अब ग्राउंड फ्रिक्शनलेस नहीं है. ग्राउंड पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.1. हमने बताना है रेंज ऑफ फोर्स फॉर बोथ द ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर. रेंज ऑफ फोर्स फॉर बोथ द ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर. तो फ्रिक्शन कितनी आ गई? 4g प्लस r1. अब बताओ, मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाई तो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 2 एंड 4. अगर मैंने F की वैल्यू को 2 न्यूटन रखा तो इन दोनों में फ्रिक्शन कितनी है? इसका मतलब क्या है 6 न्यूटन का? What does it physically imply? ये 6 न्यूटन क्या इंप्लाई कर रहा है फिजिकली? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? जब तक इतनी फोर्स नहीं लगाएंगे 4 kg ब्लॉक मूव नहीं करेगा. तो मैंने तो 2 लगाई है, ये 6 है. नीचे वाला ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो उन दोनों में फ्रिक्शन होगी? स्टैटिक होगी, काइनेटिक होगी या होगी नहीं? स्टैटिक. होगी नहीं भैया. नीचे वाला ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रहा. फ्रिक्शन तो तब आती है व्हेन वन ब्लॉक ट्राइज टू मूव रिलेटिव टू अदर. नीचे वाला ब्लॉक रुका हुआ, ऊपर वाले ब्लॉक को क्या पता उसने आपने उस पर फोर्स भी लगाई है. ऊपर वाले ब्लॉक को सपना थोड़ी आएगा कि आप नीचे वाले ब्लॉक को खींच रहे हो जब तक वो हिलेगा नहीं. 6 न्यूटन तक तो ये दोनों रेस्ट पे हैं. जब ये दोनों रेस्ट पे हैं तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है. अभी कोई फ्रिक्शन का रोल नहीं है 2 और 4 kg के बीच में. वो तब आएगा जब नीचे वाला ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा. अब तक कोई फ्रिक्शन नहीं है 2 और 4 में. इसका मतलब ये हुआ कि अगर F की वैल्यू 0 से 6 न्यूटन के बीच में है तो दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन जो है वो 0 है. अब मैंने फोर्स बढ़ा दी 6 से, मान लो 7 कर दी. मैंने फोर्स 6 से बढ़ा दी तो क्या होगा? मैंने 7 न्यूटन फोर्स लगाई. 7 न्यूटन फोर्स लगाई तो 2 और 4 kg के बीच में एक्सेलरेशन कितनी होगी? अगर मैंने 7 न्यूटन फोर्स लगाई तो 2 और 4 kg के बीच में फ्रिक्शन कितनी होगी? होगी भी या नहीं होगी? मैंने इस पे कोई भी फोर्स लगाई है जो 6 न्यूटन से ज्यादा है. लिमिटिंग वैल्यू कितनी है? इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ऊपर वाले पे भी है. फोकस उस पे करना है जिस पे फोर्स नहीं लगाई. ऊपर वाला ब्लॉक जब भी मूव करेगा ये इस F के कारण करेगा, फ्रिक्शन के कारण. तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, अपर ब्लॉक moves only due to friction between 2 and 4 kg. तो
अपर ब्लॉक की जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकती है दैट इज 10/25। तो ये मैक्सिमम फोर्स कितनी हो सकती है, बिकॉज 5 तक उन्होंने एक साथ मूव करना है। मैक्सिमम 11 वैल्यू हो सकती है एफ मैक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? टेन, ये 6, तो एफ मैक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? 16. सोचो यार, 16 ही आंसर, 60 कैसे आ गया? इसका मतलब यह है both the blocks move together. जब ये दोनों मूव कर रहे हैं तो ये तो इंटरनल फोर्स हो गई। एक्सटर्नल फोर्सेस दो ही हैं, F और 6, तो नेट फोर्सेस F - 6 ऐसे करो 6 है, और A की मैक्सिमम वैल्यू में पता है 5, तो F max is 36, 6 से 36 से एक साथ मूव करेंगे। अब कुछ ना करना आज के लिए, इसको दोबारा से देखना एक बार सारे को। मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज एक्चुअली टफ, ये आसान चीज नहीं है इसको समझना, हर किसी को मुश्किल आती है इस कंसेप्ट को समझने में। मेरे को इसमें कोई जल्दी भी नहीं है, मैं आज कल परसों 3 दिन यही करने वाला हूँ। कल भी मैं ब्लॉक्स पे हूँ, परसों भी मैं ब्लॉक्स पे हूँ, तो हम इस पे 3 दिन लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे फिर भी मुश्किल आती है कि नहीं आती। बट उसके लिए जरूरी है कि आप ये दोनों प्रॉब्लम्स देख के आओ। स्कूल के लिए बेफिक्र हो, स्कूल में ब्लॉक प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, सिंगल ब्लॉक प्रॉब्लम होगी, एक ब्लॉक पे फोर्स लगाई वो मूव कर रहा है, स्कूल के लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉम्पिटेटिव पार्ट। आप में से बहुत सारे लोगों को फिजिक्स टफ लगनी शुरू होगी अगर अभी तक नहीं लग रही तो। उसका रीजन ये है कि आप केमिस्ट्री और मैथ्स में बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे हो, फिजिक्स में हम बहुत ऊपर के लेवल पे आ गए हैं। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं पहले एक बार बोर्ड पढ़ाता था, बोर्ड पढ़ाता रहे, फिर उसके बाद सादा करके हम कंपटीशन पे जाएं। बिकॉज फिजिक्स हमेशा साथ साथ ही बेटर समझ में आती है। अदरवाइज जब मैं दोबारा ये कराना शुरू करूंगा, अगर मैं पहले सिर्फ एनसीईआरटी कराता हूँ, जब मैं इस पे पहुंचूंगा आप एनसीईआरटी की भी आधी चीजें भूल चुके होंगे। हम इस पे टाइम लगा सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है कि आप ये आज वाली क्लास दोबारा से देखो एक बार। ब्लॉक प्रॉब्लम्स है, आगे वाला चाहे स्किप कर देना, ब्लॉक प्रॉब्लम्स दोबारा से देखना, और अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा लेंगे ब्लॉक प्रॉब्लम्स पे। बट इसके बिना फ्रिक्शनल फोर्स के टॉपिक समझ नहीं आएंगे, और ये मैंने आगे जाके और भी टॉपिक्स में इन चीजों को यूज करना है, तो इसलिए आपको बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए। और धीरे धीरे मैंने जैसे बोला था, पहले मैंने सिर्फ ऊपर फ्रिक्शन ली थी, अब मैंने नीचे ली, तो फिर आपके कंसेप्ट गलत हो गए। अभी मैं स्टैटिक और काइनेटिक को भी अलग अलग लेना शुरू कर दूंगा, मैं नीचे वाले की जगह ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगानी शुरू कर दूंगा, तो वो केसेस बहुत सारे बन जाएंगे। 2 की जगह 3 ब्लॉक्स हो सकते हैं, 3 ब्लॉक्स होंगे तो सबसे ऊपर वाले पे फोर्स लगाई, मिडिल वाले पे लगाई, नीचे वाले पे लगाई। एचसी में वो क्वेश्चन है, तो उसने म्यू भी अलग अलग दिए हुए हैं सारे सर्फेसिस के लिए। बट ये 2 क्वेश्चंस करके देखना, नहीं आएंगे समझ, मैं थर्ड क्वेश्चन आज नहीं कराता, इसलिए यही 2 देखो सिर्फ। नहीं आएंगे समझ तो कल मैं इन्हीं को भी रिपीट कर दूंगा, ये दोनों क्वेश्चंस, बट एक बार ही देख जरूर लेना। और इस टॉपिक में कम से कम कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट ना आए कि मेरे को ये समझ में आ गया। जल्दबाजी में आंसर ना दो, ओवर कॉन्फिडेंस ना रखो, ये टफ टॉपिक गिना जाता है फिजिक्स का। इससे टफ 1-2 चीजें रोटेशनल मोशन में आएंगी ब्लॉक प्रॉब्लम्स के अलावा, अदरवाइज फिजिक्स ऐसी नहीं है, ये टॉपिक डिफिकल्ट है। तो ध्यान से देखो एंड इसको कल कंटिन्यू करते हैं हम। सर वो आ गया साइन का डाउट। कौन सा? सर क्वेश्चन नंबर 6। वो बाद में देखूंगा, अभी सबने सबमिट नहीं किया, अभी कुछ लोगों ने किया, कुछ ने टाइम लिया था कि आज केमिस्ट्री का टेस्ट है तो रात तक हम सबमिट करेंगे, तो एक बार ही सारे सबमिट कर दें, फिर देखते हैं डाउट्स उसके। सर तो पीडीएफ PDF सेंड सेंड कर देना। कर दूंगा, PDF सेंड कर दूंगा मैं।